हाँ सर, मैथ्स में भी तो बहुत सारे वही थे। मैथ का तो क्लास लगा ही नहीं है, कहाँ दिख रहा? तो मैथ का आया था टाइम टेबल में। अरे टाइम टेबल में आया था, क्लास लगी है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड अभी इवनिंग। तक तो नहीं सर आए थे इसमें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इधर तो कहीं दिख ही नहीं रहा मैथ का क्लास। मैं हम यही दिख रहा है, मेटलर्जी दिख रही है यार 8 में, यही 4 क्लासें लगी हैं। सर चलो वो आ तो टाइम गए। टेबल आता है ना सर, उसमें दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। सर आज मैथ्स होगी? सेकंड वाली? यस सर। 1 मिनट देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आज। पता नहीं क्यों टाइम टेबल सब अंड बंड था, बदला है। हाँ सेकंड मैथ। ओके सर। सेकंड मैथ। क्या आप लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कशन करे थे हम लोग? हम मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर। अच्छा, करंट करेंट सर्कुलर लूप की बात कर लिया है। यस सर। ओके, तब हम लोगों को अब बात करनी है एम्पियर लॉ की। उसके पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जिक्र कर ली जाए। बट यस सर। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के भी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करी जाती है। और सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग में वही है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, बट एक अलग है। इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हेडिंग लगा लीजिएगा ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहला इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस न तो कहीं से ओरिजिनेट होंगी, न ही कहीं पे टर्मिनेट होंगी। यस सर। ठीक है, दे ऑलवेज अपीयर्स इन ए क्लोज लूप। तो पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस neither originate nor terminate at any point. They are always in closed loop. They are always in closed loop. अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, हाँ मेरा आ रहा है क्या आवाज?
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, Yes, sir. लाइट चली गई थी अभी यहाँ, इसलिए पूछा। चलो ठीक, आ गई। तो अगर हो सकता है कहीं पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाया जा रहा हो, तो भी आप ये मानना कि वो एक इनफाइनाइट रेडियस का जो है वो लूप बना रहा है। ठीक है ना? यस सर। अगर कहीं स्ट्रेट लाइन के रूप में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाया गया है, तो समझिए कि वो जो लूप फॉर्म होगा वो इनफाइनाइट रेडियस का होगा। ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक। और इसी प्रॉपर्टी से आपके पास एक इंफॉर्मेशन ये बनेगी। मान लीजिए कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है वहां पे एक रीजन आप स्पेसिफाई करो जो कि एक वॉल्यूम को इनक्लोज करने वाला है। एक सरफेस ले लिया, ठीक है ना? एक सरफेस ले लिया जो कि एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है, तो जितनी फील्ड लाइंस उसको पियर्स करके इंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइन जो है वो उसको पियर्स करके आउटगोइंग भी होंगी। अगर इस तरीके से मान लो कि फील्ड लाइन Yes, का sir. अपीयरेंस हो रहा है, तो जितनी पियर्सिंग होंगी, इंटरिंग होंगी और जितनी आउटगोइंग होंगी, उनकी संख्या तो बराबर होगी ना भाई। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पे बता रहे थे कि हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पियर्सिंग टू दैट सरफेस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, दैट वाज इंडिकेशन ऑफ द फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है? यस सर। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा दैट शुड बी नेसेसरली जीरो, है ना? यस यानी सर। कि गॉस थ्योरम अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखोगे तो बी डॉट ऑफ ds फॉर ए क्लोज सरफेस इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना? फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाउंडेड बाय एनी क्लोज सरफेस will necessarily be zero. Flux of magnetic field bounded by any closed surface is zero. ठीक है? तो गॉस थ्योरम ये हमारा मैग्नेटिज्म का हो गया ना, गॉस थ्योरम। यस सर। तीसरी इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है कि कहीं भी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा फील्ड लाइन का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एट दैट पोजीशन, है ना? टेंजेंशियल डायरेक्शन of magnetic field line represents direction of magnetic field at that place. Direction of magnetic field at that place. ठीक है? ये आपके पास अगली इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है? चौथी भी इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है कि जो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट प्लेस, है ना? यानी कि कहीं पे करीब करीब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई गई है तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पे दूर दूर दिखाई गई है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है भाई? यस सर। Yes. डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
is proportional to field strength at that place. ठीक है, तो जहाँ पे फील्ड लाइन करीब करीब दिखाई जाएंगी वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहाँ पे दूर दूर आपने दिखाया होगा या फिगर में कहीं दूर दूर दिखाया गया है तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। और अगला इंफॉर्मेशन तो सिमिलर टू दैट, ये वाला स्टेटमेंट के से ही मिलता है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी ना। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन can never intersect each other. ठीक है, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। काटने का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे दो दो टेंजेंट मिल जाएंगे, दो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगा उस प्लेस पे। जबकि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो भी डायरेक्शन होगा वो यूनिक होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कभी भी दो फील्ड लाइन का इंटरसेक्शन नहीं दिखाना है, ये क्लियर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब आइए लॉ ऑफ सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ सर्कुलेशन या इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ सर्कुलेशन या इसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ सर्कुलेशन है वो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज लूप के लिए जो सर्कुलेशन है, यानी कि बी डॉट डीएल का किसी भी क्लोज लूप के करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन है, दैट कैन बी गिवन बाय म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज से। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, circulation of magnetic field for a closed loop is equal to mu naught into current enclosed by loop। किसी भी क्लोज लूप के लिए बी डॉट ऑफ डीएल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड से लिखा जाएगा। ठीक है, ये एम्पियर का लॉ हो गया जिसको लॉ ऑफ सर्कुलेशन या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हो। इस लॉ का बिल्कुल रोल वैसा ही होता है इधर में जैसा हम लोग गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैट में जो है वो डिस्कस करते हैं, है ना। बिल्कुल उसी Yes, sir. तरीके से ये रोल प्ले करता है, यानी कि अगर आप चाहो तो ये एम्पियर्स लॉ को यूज करके किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के इन्फ्लुएंस में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो आप जज कर सकते हो। अगर एक ऐसा लूप आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड बना सके जिसमें कि कुछ सिमेट्री हो और बी डॉट डीएल किए जाने पे बी इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाए।
है ना। जैसे वहां पे भी वही था रिस्ट्रिक्शन, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करना है, अगर गॉस थ्योरम को यूज करके, तो हमारा जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए था जिसमें ई डॉट डीएस किए जाने पे ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाए। तो वहां पे हम लोग बता सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ड्यू टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसी तरीके से यहाँ भी है कि अगर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का इवैल्यूएशन करना है और करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसी सिमेट्री बन रही है जिससे कि हम ऐसा लूप बना सके जिसके लिए कि बी डॉट डीएल किए जाने पे बी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाए, है ना, यानी कि ईच एंड एवरी प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर लूप सरफेस आप बी को कांस्टेंट के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पे आप एम्पियर्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज कैसे करना है और करंट इंक्लोजर से क्या मतलब है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कई सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। एक ये कंडक्टर हो गया स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है, करंट इसमें I1 की है। हाँ, दूसरा जो है वो ये कंडक्टर हो गया जिसमें करंट बाहर की तरफ है, I2 की है। तीसरा ये कंडक्टर हो गया जिसमें करंट I3 है, हाँ, अंदर की तरफ करंट है। हाँ, सर्कल के अंदर में क्रॉस बनाने का मतलब जो हमारा डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ, और डॉट बनाने का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट वह है बाहर की तरफ, ठीक है। और ये Yes, sir. कंडक्टर हो गया जिसमें I4 करंट है। एक ये कंडक्टर हो गया, मान लो कि इसमें I5 है, और एक ये कंडक्टर हमने कर लिया जो कि I6 के रूप में कंसिडरेशन में लिया, ठीक है। कहीं पे कई सारे वायर्स हैं जिनमें की करंट फ्लो कर रहा है, I1 I2 I3 I4 I5 I6। और हम मान लीजिए कि ये एक लूप है जिस लूप के लिए हम सर्कुलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस लूप में घूमने के दौरान डीएल का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लेंगे। तो मान लीजिए कि जो सरकमवेंस का डायरेक्शन है वो हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिया, यानी कि डीएल को हम ऐसे कंसिडरेशन में ले रहे हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द डीएल वेक्टर, ठीक है। सर्कुलेशन को कैलकुलेट करने के दौरान सरकमवेंस का जो डायरेक्शन है, घूमने का जो डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब आप इंक्लोजर ऑफ करंट की बात देख करना चाहेंगे तो पहली चीज तो आपको दिख रहा है कि इस लूप के इनर सेक्शन में जो करंट है वो केवल I1 I2 और I3 है ना भाई। Yes, sir. I4 I5 और I6 जो करंट है दे आर आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर। तो इंक्लोज करंट हमारी I1 I2 I3 की है, यानी कि सर्कुलेशन भी इन्हीं तीनों करंट पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। I4 I5 एंड I6 इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? Yes, sir. Yes. अब कौन सर एक बार फिर से बता दीजिए। जब हम किसी भी लूप के करस्पॉन्डिंग बी डॉट डीएल को कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे तो यस सर। मे भी ऐसा सिचुएशन मिल सकता है कि कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर उस लूप के अंदर पड़े और कुछ जो है वो उस लूप से बाहर भी हो, यस सर। ठीक है। तो जो सर्कुलेशन है बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज लूप वो केवल और केवल उस लूप के अंदर में लाई करने वाले करंट पे डिपेंडेंट होगा। जैसे कि इधर में जो फिगर हमने बनाया है इसमें I1 I2 Yes. और I3 पे डिपेंडेंट होगा। I4 Yes, sir. I5 and I6 is not going to influence the circulation, ठीक है। यस अब सर, यहाँ इंक्लोजर पे ऑफ सर्कुलेशन का मतलब बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन दैट इज सर्कुलेशन, इसी को सर्कुलेशन बोलते हैं। किसी भी वेक्टर का किसी एक लूप के करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन सर्कुलेशन कहलाता है, यस सर। ठीक है।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ई डॉट डी एल किसी लूप के लिए क्या होता है? ई डॉट डी एल Q by किसी लूप, epsilon. ई डॉट डी एल किसी क्लोज लूप के लिए क्या होता है भाई? बोलो भाई कोई जान। हम्म, क्या होता है? Zero. Q by epsilon. जीरो। Yes. सब तो भूल गए और तुम लोग लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सर्कुलेशन होता है किसी भी क्लोज लूप के लिए, दैट इज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, ठीक है। और इधर Yes. में जो फ्लक्स है वो जीरो है। देखो, जस्ट उसका उल्टा इंफॉर्मेशन बन रहा है। इधर में फ्लक्स जीरो है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, और उधर में ई डॉट डी एस जो था दैट वाज क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट था, चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इधर में जो Yes, sir. सर्कुलेशन है वो म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज है। उधर में कांस्टेंट हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, तो Yes. क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। इधर में जो हमारा कांस्टेंट है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज है सर्कुलेशन। अब ध्यान देने की चीज जो है वो मेन जो है वो ये है कि जो करंट इंक्लोजर हो रही है उसमें कौन सी करंट हमको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी निगेटिव लेनी है, वो चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो मान लो कि आपने ऐसे सरकमवेंस किया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो, तो पहली चीज तो आपको बता दिया मैंने कि जो सर्कुलेशन है केवल I1, I2 और I3 पे डिपेंडेंट होगा, I4, I5 और I6 उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. दूसरी चीज, कौन सी करंट जो इंक्लोज करंट है उसमें से कौन सी करंट आपको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है, उसका तरीका क्या है कि जो भी सरकमवेंस का डायरेक्शन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप उस लूप में घूम रहे हैं उस डायरेक्शन Yes, में sir. आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमा करके लूप को पकड़िए, ठीक है। जिस डायरेक्शन sir. में आप उस लूप में घूम रहे हैं उस डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमा करके लूप को पकड़िए, ठीक है। हमें हर जगह पे राइट हैंड ही यूज करना है थ्रू आउट, कहीं भी हम लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो जो भी इंफॉर्मेशन Yes, आपको देंगे सब राइट हैंड के करेस्पॉन्डिंग होगा। तो जो थंब के डायरेक्शन वाली करंट होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन की करंट होगी वो निगेटिव ली जाएगी। तो जैसे हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो ऐसे हमने अपनी उंगली को घुमाया, पकड़ा लूप को, Yes, sir. तो Yes, अंगूठे sir. के तो बाहर डायरेक्शन की करंट कौन सी है? I2. I2। तो I2 will be taken as a positive and I1 and I3 as negative, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये चीज Sir, को एक बार आपको, repeat हाँ रिपीट कर देता हूँ, पहले लिख दो इसको। इस लूप के करस्पॉन्डिंग जब बी डॉट डी एल को आप कैलकुलेट करोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू I2 माइनस I1 माइनस I3, ठीक है। दिस विल बी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लूप जिसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है या सरकमवेंस किया है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देते हैं करंट इंक्लोजर को कैसे ध्यान में लेना है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है उसकी भी बात। तो बी डॉट डी एल को कैलकुलेट करने के दौरान हम उस लूप में किसी ना किसी एक डायरेक्शन में घूमेंगे। जैसे इस लूप में हमने बनाया कि एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई, फिगर में दिख रहा है डीएल का डायरेक्शन। Yes, sir. तो Yes, sir. हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं इसमें, इस लूप में। तो करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को
जो सरकमवेंस का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में घुमा करके लूप को पकड़ना है। अंगूठे के डायरेक्शन की जो करंट होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली जो करंट है वो निगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो इधर में ऐसे आपने लूप को पकड़ा तो I2 हमारा इंक्लोज करंट है पॉजिटिव, I1 और I3 जो इंक्लोज करंट है ये निगेटिव होगा। क्लियर है? Yes, sir. अब मान लो कि यही सिचुएशन में हम घूम जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में, है ना। ये मान लो कि अब की बार हम ये लूप लिए और इस लूप में हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यस सर। ये I1 तो है, अंदर ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है। ठीक, तो जब इस लूप I1 के plus लिए I3 हम लॉ ऑफ सर्कुलेशन को अप्लाई करेंगे तो B डॉट ऑफ B dot DL DL ये U naught इक्वल हो जाएगा। I1 plus I3 minus अब I2। हाँ, अब आपको अपनी उंगलियों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, लूप को पकड़ना है। अंगूठे के डायरेक्शन वाली जो करंट है वो I1 और I3 दिख रही हैं जो इंक्लोज है उसमें। ठीक है, जो बाहर है उसको तो देखना ही नहीं है। जो इस लूप के अंदर में पड़ रही है करंट वो अंदर की तरफ वाली पॉजिटिव लेनी है और बाहर वाली निगेटिव लेनी है। क्लियर हुआ? तो जब आप इस लूप के लिए ये लॉ ऑफ सर्कुलेशन अप्लाई करोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I3 माइनस का I2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स आ रही है। हाँ, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स आ रही है ना। अंदर अंदर, हाँ। डाउनवर्ड कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है ना। स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपसे दूर जा रही है। आप कॉपी में फिगर बनाए होगे तो कॉपी में अंदर की तरफ जा रही होगी। नहीं नहीं समझ में आ हम्म बोल भाई जल्दी। ओके सर। क्लियर नहीं हुआ? कॉपी में, सर हो गया। कॉपी में बनाया होगा ना फिगर, उसको एक बार अपने उंगलियों को घुमा लो से अलोंग, देखो तो किधर अंगूठा खुला। यस सर, ठीक है। जी, डीएल, तो डीएल वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएल इसमें ये है, ये हमारा डीएल वेक्टर है। लूप के अलोंग घूमे हैं, दैट इज द डीएल वेक्टर। ठीक, हाँ अब इसको दूसरे तरीके से 3D का पिक्चर दूसरे वर्जन में बना देते हैं। मान लो कि ऐसे जो है कई सारे वायर्स हैं, है ना, ऐसे कई सारे वायर्स हैं। इसमें करंट जो है वो तुम्हारी I1 की है, इसमें करंट नीचे की तरफ है I2 की है, इसमें करंट आपकी I3 की है, इसमें मान लीजिए कि करंट आपकी I4 की। और आप जो लूप ले रहे हो वो इस तरीके से लूप ले रहे हो जिस लूप के लिए आप अपना लॉ ऑफ सर्कुलेशन अप्लाई करना चाहते हो, है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे लूप लिया, ऐसे वर्टिकली ये सारे वायर्स हैं। ठीक है भाई, तो लूप में घूमने का जो आपने ट्रेंड बनाया, जो डायरेक्शन बनाया, वो ऐसे मान लो कि आप ऐसे घूम रहे हो, डीएल वेक्टर तुम्हारा ऐसे है ना, ये तुम्हारा डीएल वेक्टर है। तो जब आप ऐसे अपनी उंगलियों को घुमाओगे अब की बार तो अंगूठा किधर खुला भाई? ऊपर की तरफ।
Yes, sir. Yes, sir. I1 positive. Yes, sir. तो I1 जो हमारी है और जो I2 है, यही दो केवल इंक्लोज करंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो सर्कुलेशन की डिपेंडेंसी केवल I1 और I2 पे होगी। I3 और I4 जो है वो सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी, पहली चीज। और दूसरा, I1 जो है वो पॉजिटिवली इंक्लोज करंट मानोगे और I2 जो है वो निगेटिवली इंक्लोज करंट मानोगे। यानी कि जब आप इस लूप के लिए लॉ ऑफ सर्कुलेशन को अप्लाई कर रहे होंगे तो बी डॉट ऑफ डीएल फॉर दिस लूप विल बी रिटन एज म्यू नॉट I1 माइनस I2। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने इंपॉर्टेंस देखा था गॉस थ्योरम का, ये यहाँ पे गॉस थ्योरम हेल्प बहुत यूजफुल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मिला कि फ्लक्स जीरो होगा। तो गॉस थ्योरम का बहुत यूज आपको ना मिलेगा, यहाँ पे सर्कुलेशन के लॉ का जो है वो ज्यादा यूज मिलेगा। जैसे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉ ऑफ सर्कुलेशन का यूज बहुत नहीं था, है ना। लॉ ऑफ सर्कुलेशन का कहीं किसी प्रॉब्लम में जनरली यूज नहीं करते थे ना। Yes, sir. हाँ, तो उसी तरीके से इधर में जो है वो गॉस थ्योरम जो है वो उतना प्रॉब्लम के एनालिसिस में हेल्पफुल नहीं है। बट ये जो सर्कुलेशन लॉ है या एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंस रखेगा। और इसका यूज करके हम लोग बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट केवल है, बस इतना ही Yes, है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कि हम एक ऐसा लूप बना सके डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, एक ऐसा लूप बना सके जिस लूप के लिए बी डॉट डीएल को लिखने पे बी हमारा एलिमेंट के पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो जाए, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाए। ठीक है Yes. ना। उन सभी जगहों पे हम इसका अगर यूज करते हैं तो हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. अब आइए, एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले से फ्रॉम वेरी बेसिक वर्किंग बना के रखे हैं, उसी को फिर से यहाँ पे एम्पियर्स लॉ को यूज करके बनाते हैं। हमको मालूम है कि अगर कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, तो उससे आर सेपरेशन का कोई पॉइंट है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लिखा जाता Yes, है। sir. Yes, sir. वही फॉर्मूला जो Sir, है वो फिर है। इंफिनिटी रहेगा तब ना। हाँ, वेरी लॉन्ग बोल दिया ना, लॉन्ग बोल दिया तो इसका मतलब आप उसको इन्फिनाइट की तरीके से ही लेंगे। ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, लॉन्ग वायर जहां भी बोल दिया तो उसका मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग, थ्योरेटिकली इन्फिनिटली, प्रैक्टिकली लॉन्ग, लॉन्ग भी बोलेंगे, काम चलेगा। ठीक है। Yes, sir. तो उसी फॉर्मूले को फिर से डिराइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग current carrying conductor। मान लीजिए कि एक ये बहुत लंबा वायर है जिसका हमने एक पार्ट यहाँ पे दिखाया है। जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर का है। और इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रही है
जो इस वायर के थ्रू करंट है उसको हमने आई का नाम दिया। Current is uniformly distributed throughout the cross section. And current density is J। ठीक है, मान लिया कि करंट डेंसिटी इसमें जो है वो J की है। ठीक है भाई, और हम Yes, इसकी sir. वजह Yes, से sir. फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। पहले हम वो पॉइंट कंसिडरेशन में लेते हैं जो कि आउटसाइड द वायर है, कहीं यहाँ पे है पॉइंट P। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है भाई कि ये जो वायर का एक्सिस है, इस एक्सिस Yes, के sir. चारों तरफ करंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ सर। तो सिमेट्री के आधार पे हम ये इंफॉर्मेशन बना सकते हैं कि इस एक्सिस से इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स हमारे आइडेंटिकल पॉइंट के रूप में देखे जा सकेंगे। तो उन सभी जगहों पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, कह सकते हैं, हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। तो पहली ये इंफॉर्मेशन हमने बनाई कि सिंस there is a symmetry in distribution of current about the axis of the wire, therefore magnetic field at points at equal separation from the axis will have equal magnitude। लिख लिए? यस सर। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री के आधार पे हमने इंफॉर्मेशन बना लिया। एक बार अब हमको रिपीट कर दीजिएगा। since there is symmetry in distribution of current about the axis of wire, therefore magnetic field due to this wire will have same magnitude at all points which are at equal separation from axis of wire। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लाभ सर्कुलेशन को अप्लाई करने के लिए जो इस पॉइंट का एक्सिस से सेपरेशन है, लेट इट बी आर, उसी रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर हम वायर की एक्सिस पे रख देते हैं। ऐसे सर्कल बना लिया इस वायर के अराउंड। तो इस सर्किल पे पड़ने वाला हर पॉइंट वायर के एक्सिस से इक्वल सेपरेशन पे होगा।
Yes. हाँ sir. सर Yes, sir. Yes, sir. तो हमने जो आर्गुमेंट बनाया है उसके आधार पे कह सकते हैं कि सर्किल पे हर जगह पे जो भी फील्ड होगी वो तो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, Yes, sir. होगी ना। मान लो कि दैट फील्ड इज बी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एज्यूम कर लिया हमने कि ऐसे है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के लिए आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। आप ऐसे भी टेंजेंशियली होना ही है, इस तरीके से क्लोज लूप बनना है, तो ये फील्ड का जो है वो डायरेक्शन हमने कंसिडरेशन में ले लिया। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम इसका उल्टा भी मान सकते हैं, कोई बंधन नहीं है कि हम इधर ही मानेंगे तो ही सही होगा, ठीक है ना भाई। बस होगा क्या कि अगर आपने जो डायरेक्शन एक्चुअल में दिखाया है अपने उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन अगर एक्चुअली उसके वजह से होना होगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बी डॉट डीएल को, तो बी आपको पॉजिटिव मिलेगा। यस सर और अगर वो डायरेक्शन नहीं होना होगा फील्ड का, तो बी आपको निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये नहीं कि जो हमने डायरेक्शन, जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा इस वायर के कारण वही मैंने दिखा दिया है, तो ये पॉजिटिव आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर एक्चुअल डायरेक्शन को पहले से नहीं दिखा पाए हैं तो आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है। वो बनेगा प्रॉब्लम, बस वो भी निगेटिव मिल जाएगा। निगेटिव मिलने पे आप वहां पे फाइनली अपना आंसर कहेंगे कि निगेटिव का मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन दिखाया है अपने शुरुआती डिस्कशन में फील्ड का, उसके अपोजिट होगा फील्ड। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये बी का डायरेक्शन आपने लिया, और आपने डीएल डायरेक्शन भी मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हो। अब ये घूमने का भी डायरेक्शन आपकी स्वेच्छा पे है, कोई जरूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आप भी घूमो, आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो डीएल वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि सरकमवेंस का डायरेक्शन आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आप जिधर चाहो उधर से घूमो। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है एंटी क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज घूमना है क्लॉकवाइज घूमो। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्रॉपर डायरेक्शन आप नहीं भी दिखाए हैं तो भी आपको जो है इंफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। वो बस निगेटिव मिल जाएगा, फाइनली आप आंसर को मॉडिफाई कर लेंगे। क्लियर Sir, बात? Yes, sir. Yes, sir, sir. एक डाउट है। हाँ सर हाँ जी बोलिए, डाउट। सर वो हम जो डीएल वेक्टर को लेके हम घूम क्यों रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमको सर्कुलेशन निकालना है ना, बी डॉट डीएल फॉर ए लूप निकालना है। तो छोटा सा एलिमेंट जब आप किसी लूप पे लोगे तो उस लूप में पूरे पूरे लूप के लिए घूमोगे तभी तो आपको मिलेगा पूरे लूप के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन। हाँ सर। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज लूप, ये हमको मालूम है कि लिखा जाता है म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज से। ये हमारा यस सर। बेसिक फॉर्मूला है, एम्पियर्स लॉ। और बी डॉट डीएल, बी डीएल हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन के हैं भाई। तो बी डॉट डीएल बी डीएल हो जाएगा लेफ्ट साइड में, Yes, sir. और राइट साइड में चलते हैं। ऐसे आप अपने वायर को पकड़ो भाई, सरकमवेंस के डायरेक्शन में उंगली को घुमाओ, ऐसे ही घूमे थे ना ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे अपनी उंगली को घुमा के वायर को पकड़ना होगा। यस सर। अंगूठे के डायरेक्शन में ही करंट है, हाँ सर। यानी कि Yes, करंट sir. इंक्लोजर पॉजिटिव होगी। यस सर। Yes, sir. और चूंकि पूरा का पूरा वायर हमारे इस लूप के अंदर में है तो टोटल करंट इन द वायर विल बी द इंक्लोज करंट। Yes, sir. क्लियर? यस सर आई Yes, यानी sir. कि Yes, आई sir. जो है वो पॉजिटिव का इंक्लोजर करंट हो जाएगी, तो म्यू नॉट इंटू आई हो गया राइट साइड ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब अपना जो सिमेट्री के आधार पे आर्गुमेंट बना था उसको आप देखो तो इस लूप में कहीं भी आप एलिमेंट लोगे हर की तो एक्सिस से दूरी बराबर ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो B बी भी same हमारा है। इधर में कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। Yes, हाँ sir. सर। बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, लिख सकते हैं बाहर। बोलो भाई ठीक। Yes, yes, sir. Yes, sir. तो बी को निकाला इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? 2 2 pi pi r। r. 2 पाई टू आर। पाई आर R। सर। Yeah. तो बी इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई तो बी के लिए इंफॉर्मेशन हो गया म्यू नॉट आई Not अपॉन 2 pi r। पाई आर। टू पाई ठीक है। अब देखो कितने Yes, sir. आसानी से वही रिजल्ट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक लंबे चौड़े इंटीग्रेशन को परफॉर्म करके बनाया था, वही रिजल्ट कितने आसानी से मिल गया। ये तो मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. का ही हो गया ना एक तरह से। हाँ मैग्नेटिक फील्ड ही तो है और क्या। नहीं सर वो कंडक्टर में है सर, और मतलब ये उसी में ही आ गया सीधा। वो स्ट्रेट वायर में था ना सर। है तो ये भी तो स्ट्रेट वायर के लिए निकाला ना, और किसके लिए निकाला? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ही तो निकाला है ये भी फॉर्मूला जो निकाला है तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हाँ, निकाला ना। तो वो फॉर्मूला पाने में हम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, काफी जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके इंटीग्रेशन किया गया था ना, याद आ रहा होगा कुछ। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है। Yes, sir. तो वही इंफॉर्मेशन कितना सिंपल वे में हम बना सकते हैं अगर हम एम्पियर्स लॉ को यूज कर रहे हैं। तो ये कब के लिए है? आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर के लिए है। ठीक है, वायर के बाहर का कोई पॉइंट है तो वहां के लिए, या जस्ट उसके सरफेस पे पॉइंट है तो उसके लिए। ठीक है। Yes, sir. अब आइए देखते हैं कि अंदर में अगर पॉइंट है तो वहां पे हम फील्ड को कैसे जज करेंगे। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये वायर के अंदर में स्मॉल आर के सेपरेशन पे है। फिर से वही ऐसे हम सर्कुलर लूप ले लेंगे आर रेडियस का, जो इस एक्सिस से पॉइंट का सेपरेशन है Yes, sir. उसी रेडियस का लूप ले लिया। ठीक है, उसी रेडियस का इधर में लूप ले लिया, और फिर से इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ सर्कुलेशन को जो है वो अप्लाई करते हैं। फील्ड का डायरेक्शन हमने वही एज्यूम कर लिया भाई, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू दिस पर्टिकुलर सरफेस, इधर की तरफ ऐसे। और डीएल का भी जो डायरेक्शन लिया वो सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही घूम जा रहा है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन बी डॉट डीएल बी डीएल हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, यस sir. सर। Yes, sir. करंट इंक्लोजर की बात अब हमको सोचनी है। तो अब अगर Total देखा में जाए five- तो करंट डेंसिटी हमने जे बोली थी, है ना। Yes, sir. Yes. तो उसमें ये जो हैचिंग से दिखाई गई एरिया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्लोजर ऑफ करंट मिल जाएगी। Yes, sir. हाँ sir. हाँ और पॉजिटिव भी होगी क्योंकि ऐसे आप घूम रहे हो, उधर की तरफ उंगली घुमाया है, करंट ऊपर ही फ्लो करता हुआ आपने दिखाया था। अभी तो मिटा दिया है फिगर में क्योंकि वो इस फिगर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था इसलिए मिटा दिया। करंट इसमें ऐसे ही फ्लो करते हुए दिखाया था ना हमने ऊपर की हाँ तरफ। सर, ऊपर की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. तो इंक्लोजर Yes, sir. ऑफ करंट हमारी पॉजिटिव भी होगी, हाँ sir. यस सर। और कितनी लिखी जाएगी भाई? जे इंटू पाई आर J स्क्वायर into 2 pi r square. Yes sir. Small r square. और मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया राइट साइड का।
हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. सिमेट्री यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन दे रही है भाई कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर लूप इज एट सेम सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। यस सर। तो बी Yes, इधर में Yes, sir. कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। और बी क्लोज इंटीग्रेशन डेल एल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2πr। यस Yes, सर। yes, sir, 2 2 पाई pi. Yes, sir. म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो एक कार मैग्नेटिक गया। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 जे आर। आर। पॉजिटिव मिला है, दैट मीन्स कि जो दिखाया गया डायरेक्शन है वो सही है। सही। ठीक यस है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं यहाँ पे अंदर के पोजीशन पे। जे वेक्टर क्वांटिटी होती है, मालूम है सबको। Yes, यस sir. सर। तो जे वेक्टर का जो डायरेक्ट डायरेक्शन है ये डायरेक्शन। तो इधर की तरफ होगा, जे वेक्टर। हाँ सर। Yes, और sir. जे हाँ, और एक्सिस पे ओरिजिन मान करके आर का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर करते हैं, तो जे क्रॉस आर का डायरेक्शन देखिए तो वो बी के डायरेक्शन में मैच कर रहा है। मैच कर रहा है क्या? जे क्रॉस आर। जे क्रॉस बी। आर यस का सर। जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन में मैच कर रहा है। इधर अलग से फिगर बनाते हैं। ये तुम्हारा यस सर। लूप था सर्कुलर, इस पे ऐसे फील्ड का डायरेक्शन हमने दिखाया था, और वही डायरेक्शन हमको एप्रोप्रिएट डायरेक्शन भी मिला था, क्योंकि बी हमको पॉजिटिव मिला था ना। जे का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और ये तुम्हारा आर वेक्टर है ना। हाँ सर। तो जे क्रॉस आर का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में है। हाँ सर। जे क्रॉस आर का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में है, सबको दिख रहा है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. जे और आर के बीच का एंगल 90 है। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो जे क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड जे इंटू स्मॉल आर होगा। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. तो ये जो फील्ड हमने लिखी, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवीजन में 2 से लिखा जाएगा फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर के लिए ये वैलिड इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वायर के अंदर में कोई पॉइंट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का ये फॉर्मूला है आपके वो, और वायर यस के सर। बाहर का कोई पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, Yes, sir. एक्सिस पे Yes, फील्ड sir. कितनी होगी, 0। 0। आर की R0। वैल्यू यहाँ Zero. पे 0 लिख दो। Zero. तो अब ये याद करो, पिछले क्लास में बोला था कि कोई वायर के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वहां पे फील्ड 0 लेना है Yes, sir. ना। यस सर। हाँ Yes, ठीक sir. है, वो वहां पे केवल बोला था कि ये याद रखो अभी फिलहाल, और आगे चल के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्यों ये 0 होता है वो अब यहाँ से तुमको क्लियर होगा कि एक्सिस ऑफ द वायर पे अगर कोई पॉइंट है तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ तो सर। वहां पे फील्ड जो मिलेगा दैट विल बी 0। ठीक है, यस सर। Yes, sir. जैसे जैसे आप एक्सिस से सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होती जाएगी ना। यस सर। यस सर। सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज करेगी। उसके बाद 1/r का ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन
और सर हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग में। और इसके बाद से ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैग्नेटिक फील्ड का किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण वेरिएशन हो गया। यस सर। ठीक है, R इक्वल्स टू R तक लिनियरली इंक्रीज करेगा अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो, है ना। करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो R इक्वल्स टू R तक ये लिनियरली इंक्रीज करेगा और फिर ये 1/R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला फिर वैलिड हो जाएगा। इन्फिनिटी पे जाएंगे तो वहां पे फील्ड 0 होगी थ्योरेटिकली। ठीक है ना, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गई बात पूरी है? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो कि ये जो सॉलिड हमारा वायर था उसकी जगह पे ऐसे सिलेंडर कर दें, है ना, जिसमें अंदर का पोर्शन खाली कर दें। यस सर। ऐसे R रेडियस तक खाली है, R से 2R में करंट है, मान लो 2R कर देना। ऐसे हमारा सिलेंडर हो जाए, अंदर में खोखला है, ऐसे हमारा सिलेंडर। और इसमें आपको बोल दिया कि करंट फ्लो कर रही है, तो करंट तो फ्लो करेगी वहीं पे जहां पे मटेरियल है। हाँ Yes, सर। sir. खोखले वाले पोर्शन Yes. में तो करंट होगी नहीं भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करोगे R से छोटे रेडियस के लिए, तो 0। तो वहां पे इंक्लोजर ऑफ करंट आपको दिख जाएगी कि 0 हो जाएगी भाई। Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. तो टोटल फील्ड भी 0। हाँ, तो फॉर R लेस देन इक्वल्स टू R आपको दिखेगा कि I इंक्लोज्ड ये तो 0 हो जाएगी। तो B डॉट ऑफ DL का इंटीग्रेशन म्यू ये नॉट 0। I इंक्लोज से लिखते हो, B डॉट DL BDL से लिखा जाएगा। अगर मान लो कि ऐसे ही आपने अज्यूम कर लिया कि इस तरीके से फील्ड है और आप यहाँ पे घूमे भी उसी डायरेक्शन में फॉर टाइम बिंग अज्यूम कर लिया, तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 0, B कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DL दैट इज 0। इंटीग्रेशन ऑफ DL 0 नहीं है ना। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ DL 0 नहीं है तो नेसेसरली B 0 होगा। तो अगर वायर है Yes, sir. उसमें खोखला है अंदर से, यानी कि हॉलो सिलेंडर है, उसमें करंट आप फ्लो करा रहे हो, तो उसका जो इनर वाला पोर्शन है जो खोखला है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। नहीं होगी, 0 होगी। ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. और मान लो कि इसमें तुमको बोल दिया कि I की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ तक में कोई पॉइंट लेकर के उसके लिए आप फिर से सर्कुलेशन का अप्लाई करते हैं, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू R से लेस देन इक्वल्स टू 2R के लिए जा रहे हैं, तो B डॉट DL तो BDL हो जाएगा लेफ्ट साइड, एज इट इज लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें लगता है सब लोग समझ रहे हैं। Yes, sir. हाँ सर, यस सर। और म्यू नॉट इनटू इंक्लोजर ऑफ करंट के बारे में सोचना है भाई।
तो ये देखो, इस फिगर को मैं थोड़ा सा ऊपर वाले व्यू को बना देते हैं। ऐसे ये अंदर खोखला था, यस सर, ये स्मॉल आर रेडियस तक का आपने ये सेक्शन लिया है, और ये बाहर वाला रेडियस है अपने उस सिलेंडर का जिसमें करंट फ्लो कर रही थी। ये आर है, ये कैपिटल आर है, और ये तुम्हारा स्मॉल आर है ना। तो जो करंट इंक्लोज होगी वो तो इतने ही क्रॉस सेक्शन वाली होगी ना केवल। यस सर, Yes, sir. इस पोर्शन में जो करंट है वही तो हमारी इंक्लोज करंट होगी, हाँ सर, और करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ की है। तो करंट डेंसिटी लिखा जाए तो आई डिवीजन में पाई पाई 3r² और इंटू फिर पाई स्मॉल r²। अरे वाह, वेरी गुड। तो बाहर वाले सिलेंडर के रेडियस है 2r का, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये पूरा एरिया हो गया। उसमें से स्मॉल आर रेडियस का एरिया आप घटा दोगे तो ये तुमको करंट डेंसिटी मिल जाएगी। यस सर, और उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कितना, पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर ना भाई। यस सर, बोलो ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया म्यू नॉट आई डिवीजन में 3r² r² माइनस r², ये बन गया। हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2πr हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 3 दूना 6 पाई r² r² कैपिटल वाला इंटू स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई r² माइनस r²। लिख सकोगे क्या? यस सर, Yes, sir. तो ये r से 2r के बीच में ये आपका फील्ड हो जाएगा, और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2r के लिए क्या होगा भाई, b डॉट dl, b dl होगा लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन, Yes, sir. और इंक्लोजर ऑफ करंट तो टोटल Not करंट हो जाएगी। तो b का लिखने का फॉर्मूला वही है जो लॉन्गेस्ट I वायर got के लिए आपने बनाया था 2πr। R तो ये है। r Yes, sir. ग्रेटर देन 2r के लिए यह फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब 0 से कैपिटल आर तक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राफ हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. r से 2r वाला ग्राफ आप में से कुछ लोग प्लॉट कर सकते हो, तो बताइए कि क्या ग्राफ बनेगा भाई r से 2r के लिए। सर पैराबोलिक बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। इंक्रीजिंग में। r से 2r का ग्राफ अगर आप में से कुछ लोग बता सकें तो प्लीज बताइए कैसा बनेगा, खींच करके दिखाइए मुझे। 2r के बाद वाला तो ऑलमोस्ट सब लोग बना ही लोगे,
R से 2R वाला ग्राफ बनाओ। जो बना लिया होगा वीडियो ऑन करके दिखाएगा मुझे। सर एक बार इक्वेशन फिर से दिखा दीजिए। ये इक्वेशन लिख लिए सब लोग? यस सर लिखिए। अब ग्राफ बना के दिखाइए। सर एक बार इक्वेशन एक बार और दिखा दो बस। नोट नहीं किया था क्या? अभी नहीं किया। यस सर हो गया सर। ये किसका वीडियो है? सर देवेश। ठीक, बंद कर लो। और कोई? चलो आओ देखो फिर। आपको कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसके ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है उसका तरीका मैंने बता रखा है, आप उसी को यूज करिए। ये वाला फंक्शन आपको प्लॉट करना है, ठीक है? इसको थोड़ा सा Yes. ऐसे हम यहाँ तक सरका लेते हैं। तो ये बी को लिखने का एक्सप्रेशन क्या है?
इसको थोड़ा सा हम अपने सिंपल रिप्रेजेंटेशन वाले फॉर्म में लिखते हैं। 6 पाई r² r माइनस r²/r, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसी चीज को। यस सर। हाँ dbdr करो। dbdr जब करते हैं तो म्यू नॉट i अपॉन 6 1 पाई माइनस r² r प्लस स्क्वायर बाई r²/r², ये आएगा। हाँ सर। इसमें r की वैल्यू r से 2r के बीच में कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव मिलेगा। हाँ Yes, sir. सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव मिलना मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड Increasing. होगा। यस सर। ठीक है, एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो भाई। तो d2b dr2 जब करोगे तो म्यू नॉट i अपॉन 6 पाई r², ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर Zero. रहेंगे। इस 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन माइनस का r² का 2 गुना डिवीजन में r³, ये मिलेगा क्या? हाँ सर। इसमें अब r की वैल्यू r से 2r के बीच में कुछ भी रखोगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। निगेटिव मिलेगी। सर यानी लेकिन कि अगर आर सर आर से 2r के बीच, हाँ सर, तब नेगेटिव मिलेगी। फंक्शन तो हमारा उसी के लिए है ना, r से 2r के लिए ही है ना। हाँ तो सर। जिस इंटरवल के लिए फंक्शन डिफाइंड है उसी इंटरवल में ही तो उसका ग्राफ बनेगा कि उसके बियॉन्ड भी बन जाएगा। नहीं सर, वही बियॉन्ड थोड़ा सोचे थे तब पॉजिटिव आ रहा था, तब फिर देखे कि ये इंटरवल दिया हुआ है। अच्छा, बियॉन्ड सोच के पॉजिटिव आ रहा था। कहाँ पे पॉजिटिव कैसे मिल रहा था जरा बताना। सर नेगेटिव रेडियस ले लिए थे, मतलब थोड़ा हो अच्छा, गया था सर गलती से। तो सेकेंड डेरिवेटिव का निगेटिव होना मतलब ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होना। तो यहाँ से हाँ यहाँ सर। तक का जो ग्राफ है वो इस तरीके का बनेगा, इंक्रीजिंग, लेकिन ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स बनाना है ऐसे। और फिर उसके आगे तो 1/r का ग्राफ है, ये 1 हमारा बाई ग्राफ। आर का तो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस hollow सिलेंडर कैरिंग करंट। ठीक, तो ये ठीक ठाक अच्छा सा प्रॉब्लम हो गया। क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. किसी को अगर कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं। आगे बढ़ जाओ। नहीं सर, Yes, नोट sir. करना है बस यहीं पे। हाँ, नोट कर लो। यस सर। तो हो गया। एक प्रॉब्लम और देखिए, चलिए। मान लीजिए ये कहा गया कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, यस सर। और रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर इज कैपिटल R, और इसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट डेंसिटी इसमें
करंट न दे करके करंट डेंसिटी दे रहे हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा सुविधाजनक रहे कैलकुलेशन। ठीक है, करंट डेंसिटी इसमें जे की है, और इस वायर में से एक ऐसे एक सिलेंड्रिकल पोर्शन काट के निकाल दिया गया ना, इस वायर में से ऐसे एक सिलेंड्रिकल वायर जो है वो काट के निकाल दिया गया, हटा दिया। ठीक है, कैसे Yes, sir. कटिंग है Axis. वो, हाँ वो कैसे कटिंग है उसके लिए हम आपको इसका एक टॉप व्यू भी बना दे रहे हैं। ये हमारा वायर हो गया पूरा, जिसका क्रॉस सेक्शन दिखा दिया हमने। आर रेडियस का ये वायर है, और इसमें से ऐसे एक वायर काट के निकाला गया। सेंटर जो इसका है वो यल सेपरेशन पे है एक्सिस से, यानी कि एक्सिस ऑफ द कटआउट वायर इज at a distance L from the axis of the original wire, है ना। और इस काट के निकाले गए वायर का जो रेडियस है वो ए का है, और इस वायर के अंदर में एक ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे काट के निकाले गए पोर्शन जो कि यहाँ से आर सेपरेशन पे है ना। एक्सिस ऑफ द कटआउट वायर से आर सेपरेशन पे ये पॉइंट है पी, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। स्टेटमेंट बोल दे क्या पूरा? Yes, sir. समझ हाँ, गए. समझ में आ गया कि पूरा बोल दो स्टेटमेंट? लिखवा दो, बोल दे। लिखो। Infinitely long wire has a radius r, capital R. Infinitely long wire has a radius capital R having current density J. A cylindrical wire of radius A is cut out from this wire. Axis of the cutout wire is at a distance L from axis of original wire. The axis of the cutout wire. Axis of the cutout wire is at a distance L from the axis of original wire. Find the magnetic field at a point P separated at distance small r from the axis of cutout portion, separated at a distance small r from the axis of cutout portion. Point P is inside the cavity.
point P is inside the cavity. अब जैसे ये जो प्रॉब्लम है, जब भी कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में से दूसरी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री को काट के निकालने का बात करा जाएगा, तो आपको वायर के इनर पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला मालूम है ना? अंदर का कोई पॉइंट हो वायर के अंदर का, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला मालूम है, म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवीजन में 2 से लिखा जाता है ना भाई? यस सर। ये आपको फॉर्मूला मालूम है डी को लिखने, लेकिन वो तो हमारा पूरा का पूरा वायर यूनिफॉर्म होता है तब के लिए है, लेकिन अब यहाँ से तो सिमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया गया, बीच में से पोर्शन काट के निकाल दिया गया। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में से दूसरी कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री को काट के निकालने की बात करी जाएगी, तो वहां पे एक्चुअल में तो करंट होगी नहीं। यस सर। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टेट में या फिर 11th में सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को इवेलुएट करने के दौरान आप करते रहे हैं कि वहां पे निगेटिव चार्ज, उस कैविटी में निगेटिव चार्ज रख देते थे ना, कैविटी क्रिएट करने के लिए, या निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को बारे में इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। उसी तरीके से अगर इसमें करंट डेंसिटी जे है, इस डायरेक्शन में है, तो इसमें अगर हम करंट डेंसिटी नीचे की तरफ ले लेते हैं जे, यानी कि माइनस ऑफ जे, तो यहाँ पे ये पोर्शन में जो करंट हम एक्स्ट्रा डाले होंगे वो करंट हमारी जो है कंपनसेट हो जाएगी। बोलो भाई। यस सर। और दोनों की सिमेट्री जो है वो होल्ड होती रह जाए, सिमेट्री होल्ड होगी, सिमेट्री हमारी डिस्टर्ब भी नहीं होगी, और हमारा प्रॉब्लम जो है दोनों की वजह से फील्ड लिखा जाए और दोनों को वेक्टोरली जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा। तो पॉइंट पी पे फील्ड लिखना है तो कंप्लीट वायर के कारण हम फील्ड लिख लें पॉइंट पी पे, और ये जो कैविटी है जिसका निगेटिव करंट डेंसिटी जे माइनस का लेकर के हम फील्ड लिखें और दोनों को वेक्टोरली जोड़ दें तो मिल जाएगा फील्ड एट दैट लोकेशन। तो प्रयास करिए, जरा अपनाइए तो फटाफट। बना? ये बहुत कम टेम्परेचर कर दिया किसी। सर म्यू नॉट जे एल बाई 2। हाँ, म्यू नॉट जे एल बाई 2। अब पॉइंट पी पे आपको फील्ड चाहिए थी, तो
इस कंप्लीट वायर के कारण फील्ड लिखना है तो यहाँ से इस पॉइंट पी को मिलाएंगे। मान लीजिए कि ये R1 वेक्टर हो गया, तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पोजीशन लिखना होगा, तो ये लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कट आउट वायर। दोनों वायर के कारण फील्ड को लिख करके वेक्टर के रूप में जोड़ना है भाई, है ना। हाँ तो सर। कंप्लीट वायर के कारण क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे म्यू नॉट क्रॉस R1 डिवाइडेड यस बाई 2, और कट आउट के कारण लिखा जाएगा म्यू नॉट माइनस ऑफ जे क्रॉस R डिवीजन में 2, है ना। हाँ सर। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है भाई, तो इसको म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस R1 माइनस R भी लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. यस सर। ये हमारा R1 वेक्टर था और इसके एक्सिस से इसको मिलाने वाला ये R वेक्टर था, है ना। तो R1 में से R को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मालूम है कि क्या करते हैं भाई, नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं ना, यानी कि माइनस ऑफ R वेक्टर को इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये दोनों को की एक्सिस को मिलाने वाले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा R1 माइनस R वेक्टर। हाँ सर। Yes, ये sir. आपका यल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। दैट वाज द सेपरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द कटआउट वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल। ये हमारा फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया, और म्यू जे और एल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी रिटन एज म्यू नॉट जे एल बाई 2। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड जे क्रॉस एल का जो डायरेक्शन है वही हमारा फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और बड़ी रोचक चीज जो इसमें आपको दिख रही है वो ये है कि ये जो फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इनसाइड दैट कैविटी। Yes, sir. यानी कि इस पूरे कैविटी में हर जगह पे फील्ड जो होगी वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी और सेम डायरेक्शन की भी होगी, यस है सर। ना। तो जैसे आप स्फीयर में से एक स्फीयर काट के निकाल रहे थे तो आपको मिल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी, याद आ रहा है कुछ। Yes, sir. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में से एक स्फेरिकल कैविटी काट के निकाल रहे थे तो आपको मिल रहा था कि उस कैविटी के अंदर में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, और Yes, वही sir. थी जो कैविटी के सेंटर पे थी। तो अगर किसी यूनिफॉर्म वायर में से दूसरा एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल सेक्शन कट करके आप निकाल दोगे, चार्ज डेंसिटी अगर सेम है हर ईच एंड एवरी प्लेस के लिए, तो उस कैविटी में हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वही होगी जो कैविटी के एक्सिस पे है ना। कैविटी के Yes, sir. एक्सिस पे जितनी फील्ड है उतनी कैविटी के अंदर में हर पॉइंट पे होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि यूनिफॉर्म होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट कैविटी विल बी यूनिफॉर्म।
ठीक है, ईच एंड एवरी प्लेस फील्ड जो होगी दैट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी Yes, को? yes. No, sir. नो सर। No, sir. गणेश आजकल बोल नहीं रहा है, आवाज नो नहीं आ सर, रही नो है, प्रॉब्लम। हाँ? जवाब नहीं दे रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मनदीप सिंह, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए तो ठीक है, आज को यहीं पे करेंगे विराम। और आपका 4.12 आप बना लीजिएगा, 4.3 भी आप बना सकते हैं, Yes, sir. थोड़ा सा 3 भी बन जाएगा। हाँ, 4.123 बना लीजिएगा। 3 वाले में कुछ पोर्शन का भी हमको इंफॉर्मेशन देना है, बट जो प्रॉब्लम दिए गए हैं वो सारे बन जाए। 4.123 बना जाइएगा, यस सर। ठीक है? सर Okay, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ बोलिए। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी से सर सेट 2 में सर कुछ डाउट था सर। तो वो फिर डाउट क्लास पड़ेगी ना, उसमें आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस सर। डाउट क्लास जब आएगी उसमें आप आके पूछ लीजिएगा। यस सर। थैंक यू सर। अभी कुछ इंफॉर्मेशन इसमें और देने हैं, हाँ, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, फिर फोर्स के बारे में बातें होंगी। Thank you, sir. ओके बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir.